नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और इस वक्त एक बड़ी खबर है जो खबर मीडिया से गायब है क्योंकि ये गुपचुप तरीके से किया गया एक बड़ा खेल है। एक जज, आपको याद होगा नाम, शेखर कुमार यादव, जस्टिस शेखर कुमार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट परिसर में इस जज ने जो जहरीला और नफरती बयान दिया था, उसने पूरे जुडिशरी के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया। ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चले। इस बयान के बाद भूचाल आ गया था। कठमुल्ला से लेके क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया था इस जज ने। देश में भूचाल आ गया। तमाम जगहों पर कार्रवाई की मांग होने लगी, महाभियोग लाने की तैयारी होने लगी। हमने उस वक्त चर्चा की थी और एक आशंका जताई थी कि इस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही कर रहा है जो सत्ताधारी दल की इच्छा है। सत्ताधारी दल के एजेंडे को आगे बढ़ा। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले पापी से पापी, व्यभिचारी से व्यभिचारी और कुख्यात से कुख्यात अपराधी पर इस दौर में कार्रवाई होते नहीं दिखती है। अगर होती है कार्रवाई तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है। इसके दर्जनों एग्जाम्पल हैं, आज चर्चा में तमाम बातें आएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा सीक्वेंस है, सब आपको दिखाएंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में इस नफरती जज जो इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयान दे रहा था, शर्मनाक नफरती बयान दिया, जिसने छोटे छोटे अल्पसंख्यक अबोध मासूम बच्चों की मानसिक स्थिति और प्रवृत्ति को भी लेकर के बड़े घिनौने शब्द इस्तेमाल किए। उस जज को सन्नाटे में बचाने की कोशिश, और कोशिश नहीं, अब तो कोशिश परवान चढ़ गई। और ये काम किया है अब तक के उपराष्ट्रपति पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उस कुर्सी के सम्मान को निम्नतम स्तर पे पहुंचाया है। संवैधानिक पद है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इसी संविधान के तहत हमको भी बहुत हक है और हम बड़े मतलब शब्दों को तोल मोल करके बोल रहे हैं। इतना तो अभी अपने आप पर नियंत्रण हमारा है। धनखड़, जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, सभापति राज्यसभा, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो जांच जस्टिस शेखर पर थी, उस जांच को रुकवा दिया है। और ये खबर कहीं नहीं है, चुपचाप। और इस देश में इस जांच को तो रुकना ही था, जहां पर भाजपा का दुलारा मुख्यमंत्री, भले अमित शाह को पसंद आए ना आए, योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में खुलकर बोल रहे हैं कि जस्टिस शेखर, वाह क्या काम किया है, जज हो तो ऐसा जज हो। तो अब आज ये जो गुपचुप तरीके से खेल हुआ है, इस खेल को बेपर्दा करने का वक्त है। देश के जो लोग भी इसको समझना चाहें, देखना चाहें, उनका स्वागत है। भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम, लाइए स्क्रीन। स्वागत है भाव। जरा सीक्वेंस में दिखा देते हैं खबर। लाइए सबसे पहले पहला स्क्रीनशॉट, ताकि रिमाइंड हो जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर बोले, कठमुल्ले देश के लिए घातक। ये भास्कर का मैं ऑथेंटिक जो मीडिया रिपोर्ट्स थे उस समय को दिखा रहा हूं। कठमुल्ले देश के लिए घातक, हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, ये हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर बोले। भाजपा विधायक ने कहा, सच के लिए सैल्यूट। अब देखिएगा, यहीं से शुरू हो गया इकोसिस्टम एक्टिव। इससे अच्छा क्या चाहिए? भाजपा का बस चले तो इस देश का हर जज इसी मानसिकता के साथ बैठा हो और इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। अगला स्क्रीनशॉट लाइए। जब ये बोला तो इस देश में अभी भी बहुसंख्यक बहुमत वो सेकुलर नेचर की है, वो इस मोदी शाह के इकोसिस्टम, योगी के इकोसिस्टम वाले नहीं। ये देखिए, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, इससे ये जो है शिकायत दर्ज की गई। सारे हम पुराने दस्तावेज निकाल के लाए हैं। 10 दिसंबर 2024 टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इसमें देखिए नीचे शेखर कुमार यादव, ये जो है इन पे एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई। अब अगला ले आइए।
ये तो पूरा इंग्लिश में है, दर्शक इसको अपना पढ़ लेंगे वक्त लगा करके। लाइए ये देखिए, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले जस्टिस शेखर यादव ने बंद कमरे में माफी मांगी और बाहर निकलते ही पलटे, सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा दावा। अब हटा दीजिए इसको। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनकी पेशी हुई, कॉलेजियम ने बुलाया। कॉलेजियम के सामने, कॉलेजियम 5 जजों की जो कॉलेजियम है, जिसमें सीजीआई की अगुवाई में और 4 जज होते हैं, उसमें इनको बुलाया गया तो खबर आई कि उसमें अंदर इन्होंने माफी मांगी। बाहर निकलते ही ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉलेजियम के सामने माफी मांग के बाहर आके मुकर गया, कहा कोई माफी नहीं, जो मैंने कहा वो उस पर कायम। मुकर गया क्योंकि पता था कि इसके पीछे तो देश की सबसे बड़ी ताकत है। ये कॉलेजियम की क्या हैसियत है भाई। और तब इस देश की कॉलेजियम को अवमानना नहीं लगा। चीफ जस्टिस को तो इसे तुरंत तुरंत कहना चाहिए था, रिवर्स गियर लगा, फिर तू अंदर आ। लेकिन तब नहीं लगा अवमानना। अवमानना तो हम लोग जैसे सामान्य इस देश के जो बोलने वाले नागरिक हैं उनके लिए अवमानना है। अब मैं इस पर आपको दिखा देता हूं भाव, बस 1 मिनट। योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था इस बयान के बाद सार्वजनिक रूप से, जरा वो सुनवाना जरूरी है। सुनवाइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति माननीय न्याय ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती। सुना आपने, बहुसंख्यक समाज जैसा रहेगा वैसा संचालित होगी। आशीष, सब आशीष, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सबसे लोकतंत्र पहले कहाँ समझ पाते हैं मुझे आदमी। पता नहीं गोरखपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, या जो योगी आदित्यनाथ ओरिजिनल बीस्ट है पहाड़ के, क्या कोई पहाड़ में अलग भाषा बोली जाती है जिस भाषा में संविधान का एक अनुवादित कॉपी इनको देनी चाहिए? क्योंकि जो संविधान अंग्रेजी में या हिंदी में लिखा है शायद योगी आदित्यनाथ के समझ के परे है। हमारा संविधान ही बहुसंख्यक के, जो बहुसंख्यक के हिसाब से चलने वाला समाज नहीं। हमारा संविधान कहता है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, जिस संविधान में अल्पसंख्यकों के भी अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया है। यदि बहुसंख्यक के अनुसार संविधान देश चले तो फिर देश में संविधान की जरूरत ही नहीं। तो जो लोग संविधान के कॉपी हाथ में लेके चलते हैं और ये कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा, वो संविधान के अपमान कर रहे हैं कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से नहीं। इसका मतलब ही ये है, ये अपमान कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद या तो उनको किसी ने मनुस्मृति थमवा दी संविधान समझ के, वही पढ़ रहे हो रोज, मनुस्मृति को ही संविधान समझ के पढ़ रहे हैं। उन्हें इसकी एक अनुवादित कॉपी देना जरूरी है, और यदि उनको हिंदी नहीं ठीक से समझ में आती तो वो गोरखपुर में जो भाषा, क्योंकि आप पूर्वांचल से हैं, वहां कोई अलग डायलेक्ट भाषा होती होगी तो उसमें ट्रांसलेट करें, और ये पहाड़ से आते हैं तो पहाड़ी भाषा कोई होगी तो उसमें ट्रांसलेट करके दे, ताकि ये ठीक से समझे संविधान क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है। संविधान की अवहेलना करता है जब ये कोई कहता है कि कठमुल्लों ने देश बर्बाद कर दिया। ये संविधान की अवहेलना करता है कि संविधान अल्पसंख्यकों को भी बराबर का अधिकार देता है। बहुसंख्यक के हिसाब से यदि सरकार चले तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है?
भाई मरने वाला एक है और हत्या करने वाले 25 है, इसका मतलब 25 लोगों ने सही सोचा होगा, नहीं एक को सोचा जीने होगा। का अधिकार नहीं। घर एक है और चोरी करने वाले 15 है, हम्म, तो 15 लोगों ने सही किया होगा कि इस घर में से सामान उठा के लेके जाना है। बहुसंख्यक है वो। तो फिर ये मैं थोड़ा दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये हजारों साल पहले जब सिविलाइजेशन बन रहा था, तब हम्मुराबी नाम का एक राजा था, हम्म, जिसने पहली बार ये सोचा कि मेरे राज्य में मेरे प्रजा के खिलाफ कोई भी गुनाह करता है वो राज्य के खिलाफ होगा। हम्म, और वहां पे हम्मुराबी कोड ऑफ कंडक्ट बना। हम्म, नहीं तो पहले ऐसा था, उसने चाचा को मारा, इसने उसके चाचा को मारा, मामला बराबर हो गया। आग के बदले आग, आग के बदले भाई आपस में लड़ लो, हमारा क्या लेना देना, मैं तो राजा हूं, मेरे को क्या लेना देना नहीं है। लेकिन यदि किसी के हाथ कोई काट लेके जाता है तो वो गुनाह राज्य के खिलाफ हुआ। हम्म, ये सोच ही हम्मुराबी ने लाया था। और उसके बाद फिर ये लगातार लोग आते गए, शासन होता गया, और फिर शासन के खिलाफ सारे गुने माने गए। अब उसकी भी अवधारणा को आप खत्म कर रहे हो। बहुसंख्यक है तो सही है, हम्म, और बहुसंख्यक की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी आप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, हम्म, क्योंकि विधानसभा में कितने विधायक आपके साथ है ये हाँ, आपको भी पता है। बिल्कुल। हम्म, आप भी संघ की तानाशाही से ही यहाँ पे राज कर रहे हैं। हम्म, बाकी जगह तो गुजरातियों की तानाशाही चल रही है। कुल मिलाकर ये जो पूरा आपने जो आज ओपन किया है सब्जेक्ट, आशीष, ये इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। एक बार खबर भी, षड्यंत्र हाँ में खबर भी तो दिखा देते हैं, खबर दिखा खबर भी देते हैं। दिखा दो। हाँ, खबर दिखाइए क्या है असली खबर, लाइए स्क्रीन पर फटाफट लाइए। मुस्लिमों को कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी जांच, क्या है वजह, वजह दिखा देते हैं। लाइए, लाइए हिंदुस्तान की खबर, हिंदुस्तान टाइम्स। भाऊ अब खबर ये खोलिए, अब खबर आपके हवाले है, पूरी खबर जरा The खोलिए। Supreme Court was preparing to initiate an in-house inquiry into Allahabad High Court Judge Shekhar Kumar Yadav's controversial speech at the VHP event last year, but dropped the plan after receiving a categorical letter from Rajya Sabha Secretariat that the asserted exclusive jurisdiction over the matter. अब मैं बताता हूं इसका मामला क्या है। जस्टिस शेखर ने भाषण दिया वीएचपी के एक कार्यक्रम में दिसंबर 2024। उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। वीएचपी वाले ये बोलते, संघ वाले बोलते, बीजेपी वाले बोलते, बजरंग दल वाले बोलते, नीतीश कुमार बोलते, अजित पवार बोलते, चंद्रबाबू नायडू बोलते, तो सब समझ में आता है। लेकिन जज बोल रहा है। जज जो संविधान का कस्टोडियन है, जो कानून के अनुसार चलता है देश, वो कानून के अनुसार देश नहीं, वो कह रहा था कि बहुसंख्यक के अनुसार देश चलेगा। ये बेसिक, क्योंकि संविधान की शपथ लेते ही आप जज बनते हो, ये बेसिक वही फॉल्ट था। और उसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में अपशब्द कहे, उसको लेके पूरे देश में एक उद्रेक हुआ, मतलब लोग आंदोलित हुए, क्रोध शब्द आया। तुरंत लोग सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने एप्लीकेशन लगाई कि आपके एक जज ऐसे बोल गए, कुछ करिए। उधर राज्यसभा में 55 सांसदों ने, कपिल सिब्बल ने 55 सांसदों की एक सिग्नेचर का एक लेटर लिया और राज्यसभा में सबमिट किया कि इसके खिलाफ महाभियोग चलाने की परमिशन दी जाए। ये साइमल्टेनियसली बातें हुई एक साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत उसको, कॉलेजियम ने उसको बुलाया, शेखर यादव को, और जो भी अंदर लताड़ा होगा। फिर उसके बाद शेखर यादव ने उनको माफी मांगी। तो उनको लगा कि चलो हाईकोर्ट का जज है, माफी मांग लिया, काम खत्म। और उनको लगा बाहर जाके भी बता देगा कि मेरे से गलती से बोल दिया मैं। लेकिन जैसे ही बाहर आया, उसके तेवर बदल गए शेखर यादव। उन्हें तुरंत कहा कि भाई मैं तो माफी आपी कोई नहीं मांग रहा,
मैं तो उस पे अपने शब्दों पे कायम हूं, जो मैंने कहा वही सही है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने उनको मिलने के लिए बुलाया। उसी बीच जो लोग उनकी तरफदारी करते हैं वो लोग लामाबंद हो गए हम्म। और उसे कहा कि तू डरने की बात नहीं, कर देंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी गलती की जब उसने माफी नहीं मांगी, बोला कि मैंने माफी नहीं मानता हूं, मैं मेरे शब्दों पे कायम हूं। इमीडिएटली उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी थी। हम्म। उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट करने में देरी की। इसी बीच ये जो 55 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी राज्यसभा में, तो राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। हम्म। तो उनको ये बोला गया कि ये 55 लोगों की पहले सिग्नेचर सत्यापित होगी। हम्म। ऐसा तो नहीं कि किसी और ने साइन किया होगा। तो जब से वो कपिल सिब्बल ने वो नाम दिए हैं, तब से लेके अभी तक 55 लोगों की सिग्नेचर सत्यापित हो रही है। हम्म। हम्म। और आने वाले 2-3 जब तक शेखर रिटायर्ड नहीं होते तब तक ये सिग्नेचर सत्यापित होती रहेगी। ये भी मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब राज्यसभा के सेक्रेटरीट ने पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को, कह रहे हमारे यहां अब महाभियोग चल रहा है, अब आप मामला हमारे पास आ गया है, अब आप इसकी इंक्वायरी मत करो। मामला उल्टा था। हम्म। मामला उल्टा ये था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय इंक्वायरी भी करता हम्म। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता? इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट बनाता। हाँ। रिपोर्ट बनाने के बाद गिल्टी मतलब ये मुजरिम साबित हो जाते या इन्होंने गलती की, फिर इनको बोला जाता कि आप इस्तीफा दे दीजिए। शेखर यादव बोलते मैं इस्तीफा नहीं देता। फिर वो राष्ट्रपति को लिखते हाँ। और फिर लोकसभा को लिखते कि आप इसके खिलाफ महाभियोग लाओ। मामला तो वही जाना था। वही जानता। हाँ। तो वैसा देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की इंक्वायरी महाअभियोग के लिए एक एडिशन इंफॉर्मेशन थी। हम्म। हम्म। लेकिन यदि आपको महाअभियोग चलाना ही नहीं, उसके रिटायरमेंट तक उसको प्रोटेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करोगे? हम्म। आप महाअभियोग चलाओगे नहीं और दूसरे को इंक्वायरी करने नहीं दोगे। हम्म। वो अजीत का डायलॉग होता था ना कि ये चोटू बोले इसको पानी पिला पिला के मारो, बोले ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा और हाइड्रोजन इसको जीने नहीं देगा। तो आपको हम इंक्वायरी करने नहीं देंगे और हम महाभियोग चलाएंगे, क्योंकि 55 लोगों की काम सत्यापन की काम बहुत जबरदस्त है। 55 लोगों की सिग्नेचर उन्हीं की है कि नहीं है, इसके लिए कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। हाँ। हाँ। जब वो रिटायर्ड हो जाएगा जज, उसके बाद वो कहेंगे कि जज रिटायर्ड हो गया है, अब महाभियोग चलाने का कोई मतलब ही नहीं अब है, तो वही खत्म हो गया। हाँ। खत्म हो गया। तो ये शेखर यादव को बचाने की बहुत ही भोली और एक ऐसी परंपरा शुरू की है इन्होंने, जो लोकतंत्र के चेहरे पे कालिमा पोतती है, जो संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार के भी नेता इस देश में राज्य करने आएंगे। कभी नहीं सोचा था। संविधान निर्माताओं ने तो सोचा था कि भाई जैसे आज हम प्रामाणिक लोग हैं वैसे ही प्रामाणिक आएंगे, या हमसे ज्यादा और देश के लिए समर्पित लोग होंगे। लेकिन जैसे जैसे आजादी का एक एक साल निपटता गया, आगे आगे हम बड़े बड़े होते रहे, हम उतने ही मक्कार और उतने ही नालायक और उतने ही कामचोर, रास्ता ढूंढने वाले, भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी बनते गए। हमारा कैरेक्टर बदल गया, क्योंकि जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष की तपिश थी कि देश आजाद होने के बाद अब इसको हम महान कैसे बनाए, इसके लिए झगड़ा था, इसके लिए स्ट्रगल था। इनको तो विरासत में मिली है सब। कौन सा धनखड़ साहब के ने परिवार ने क्या स्ट्रगल किया होगा भगवान वाले।
और थोड़ा बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, बांग्लादेश की लड़ाई में जेल में गए थे वो। बाकी इनने कहाँ स्ट्रगल किया? कौन है संघ में, कौन है जिसने स्ट्रगल किया? देश की आजादी के लिए किसने स्ट्रगल किया? मैं वो अभी भाजपा संघ की विरासत में क्या है? जो स्ट्रगल कर रहे लोग, जो भाजपा को गाली देते थे, उनको आज आप रोल मॉडल मान रहे हो। आप भगत सिंह का भी नाम लेते हो, महाराणा प्रताप का भी नाम लेते हो, और आप पटेल का भी नाम लेते हो, जिस पटेल, सरदार पटेल ने संघ पे बंदी लगाई थी। अब महात्मा गांधी का भी नाम लेते हो। एक तो साथ कुल मिलाकर मतलब, अरे ये तो सावरकर जो संघ के खिलाफ था, उनका भी महिमा मंडन करने में आगे पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके पास एक सत्ता आ गई, लेकिन आपके पास आपका पास्ट नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि आपका भूतकाल नहीं है, आपकी विरासत खाली है। तो आपकी विरासत महान दिखाने के लिए आपको चोरी करनी पड़ती है। तो हमारे तो इतना डिटोरिएशन हुआ है अभी कि संविधान निर्माता होते तो एक एक पॉइंट लिखते, फिर इसमें भी डिटेल जाते कि महाअभियोग भी चलता रहेगा और इंक्वायरी भी चलती रहेगी। कोर्ट की इंक्वायरी जल्दी पूरी करे ताकि महाअभियोग में वो काम आए। इसमें असली शेखर, सिर्फ जस्टिस शेखर तक मामला ना, नहीं ना, है। ना, ना, ना। ये जो इकोसिस्टम में तीन चार एग्जांपल्स हैं बिल्कुल रिसेंट, जो आज चर्चा में आना चाहिए। जस्टिस शेखर का ये मामला इस बात को इस्टेब्लिश कर रहा है कि सत्ताधारी दल के इकोसिस्टम में शामिल कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनहगार होगा, उसका उसको कुछ नहीं हो बेदर्दी के सकता। साथ, बेहयाई के साथ, थेथराई के साथ बचा लिया जाएगा। और अगर मान लिया कि वो नहीं बचा है, तो उसके बहाने सियासी रोटी सेकने की व्यवस्था कर ली जाएगी। दो कर तीन ली जाए। उदाहरण है। सुहास शेट्टी, एक इसी में इसमें क्लब करना जरूरी है। सुहास शेट्टी, कर्नाटका में एक हत्या होती है हिंदूवादी नेता की, विश्व हिंदू परिषद कहां से जुड़ा था, हिंदूवादी नेता। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्योर क्रिमिनल, प्योर, एक होता है ना कि चलो अपराधियों के साथ घूमते हुए देख लिया गया था, वो प्योर क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड निकला कि उस पर तमाम हत्या इस टाइप के केस थे। उसकी हत्या हो गई। वो जांच चल रही थी कर्नाटका में, उसकी जांच की दिशा कहां जाएगी? अब आगे सोचिए, फैसला आज का है, मतलब आज सामने आया है। अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने सुहास शेट्टी की जांच एनआईए से करवाने का फैसला। अपने हाथ में ले लिया। आपराधिक बैकग्राउंड के व्यक्ति की जांच हो सकता है किसी निजी रंजिश में हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी के पर उसकी बुरी नजर हो, कुछ भी हो, किसी के साथ उसने कुछ किया हो निजी, उसका झगड़ा हो, किसी ब्लैकमेल करना हो, कुछ भी हो। अब एनआईए की एंट्री हुई है। अब देखिए क्या होगा, कैसे इकोसिस्टम एक बुरे को भी अच्छा बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, अब सब आएंगे तो भागवत साहब कैसे रह जाए पीछे। भागवत साहब का कल बयान है, मोहन भागवत का, कि आजादी किसी एक व्यक्ति या एक संगठन की वजह से नहीं मिली। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान था। अभी ये मैं उसी आगे की आशंका के लिए कह रहा हूं। अभी देखिए, आजादी के इतिहास को भी नए सिरे से लिखवाने के लिए ये तैयारी ऐसे ही शुरू होता है। एक व्यक्ति एक संगठन नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इतना तो 100% तय है कि उसमें संघ और संघ का कोई व्यक्ति नहीं था। संघ नामक संगठन और संघ नामक संगठन का कोई व्यक्ति तो आजादी के आंदोलन में नहीं था। बाकी 500 संगठन रहे हो और 5 लाख लोग रहे हो, लेकिन नहीं, संघी पूरा देश, अरे बाबा, पूरा देश ऐसा नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो पूरा देश उसमें था। जालियनवाला बाग कांड हो गया तो पूरे जालियनवाला कांड में कोई एक पार्टी के लोग थे क्या? जालियनवाला कांड में जो लोग मारे गए, या साइमन गो बैक उस कमीशन को विरोध करते समय लाला लाजपत राय ने लट खाए। किसने पूछा था कि आप कौन से पार्टी से हो? जिन लोगों ने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई, वो कौन से पार्टी से थे? वो क्या जवाहरलाल नेहरू और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं थे? सामान्य इंसान, सामान्य किसान। इतिहास के पन्ने ढूंढो तो आपको सैकड़ों जगह पे सैकड़ों लोग शहीद होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी सामान्य में संघ का कोई नहीं था।
आपने क्विट इंडिया मूवमेंट कहा भाऊ, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरे देश में सिर्फ 2 व्यक्ति थे, व्यक्ति कह लें या उनका ढांचा कह लें, उनका एक इकोसिस्टम, एक जिन्ना और एक संघ। ये दोनों अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों की मतलब की फौज में भारतीयों को शामिल होने के लिए उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। 2 संघ और जिन्ना, यही 2 थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। हालांकि संघ उस समय संघ का कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं थी, लेकिन वैचारिक रूप से देखें तो हिंदू महासभा जो थी, हिंदू महासभा भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आखिर वही है ना मातृ संस्था, ये लोग साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। जब भारत ने आखिरी मोर्चा खोला कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करवा रहे थे कि चलो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ो। कह रहे थे कि हमें, हमारे लिए आजादी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए हिंदू राष्ट्र महत्वपूर्ण। अब एजेंसियों का फायदा उठाया जाएगा। ये जो बीच में गलियां छूटती है छोटी छोटी, वो गलियों से कभी कोई नहीं सोचता कि इस गलियों में कुछ जाता होगा। गली छूट गई, उस गलियों का उपयोग कर क्रिमिनल्स को, व्यभिचारियों को लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपने यदि पूछा कि भाई राफेल गिरा क्या, तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है, बोलने वाला अभी मंत्री बना हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। व्यभिचारियों की मैं फौज देता हूं, इनके पार्टी में भरे हुए लोग हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होती। ये तमाम बातें जब आप बड़े नजदीक से देखते हो, तो अभी ये हो रहा है कि आपको प्रोसिक्यूट करना है क्योंकि आप हमारा साथ नहीं। इस देश में या तो भाजपा की जय बोलने वाला, भाजपा की भी नहीं, नरेंद्र मोदी की जय बोलने वाले लोग रहेंगे या राष्ट्रद्रोही रहेंगे। अब या तो मोदी जी की जय बोलने वाले लोग हैं या राष्ट्रद्रोही है, बस 2 ही जमात इन्होंने रखी। मोदी जी के जय बोलने वाले संविधान के अनुसार है, सारी एजेंसी उनकी दोस्त है, उनको व्यभिचार भ्रष्टाचार करने का खुला छूट है, लाइसेंस मिला है। आप बीजेपी का कमल यहां लगाइए और पूरे समाज को कीचड़ में परिवर्तित कर लीजिए, वो अधिकार आपको है। लेकिन कोई कीचड़ साफ करने वाला आदमी मिल गया तो फिर वो राष्ट्रद्रोही और समाज को विघटन करने वाला। ये यादव का जो बयान है, ये समाज को तोड़ने वाला है कि उस प्रोफेसर शेख का अशोक यूनिवर्सिटी का बयान जो था, वो समाज को तोड़ने वाला है। ये समाज को अब सामने सामने तुलना करनी होगी, क्योंकि समाज आज भी संविधान के अनुसार चलने के लिए तैयार है। समाज में ज्यादा लोग आज भी, बहुसंख्यक समाज में मेजोरिटी जो है वो संविधान को नतमस्तक करने वाली है। लेकिन मुट्ठी पर अंधभक्त सरकार की ताकत के साथ मदमस्त होकर वो पागल हाथी हो गया है सत्ता का, और वो अब संविधान को रोंद रहा है। और उस इकोसिस्टम में ये सारी चीजें हैं। कोई यदि उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए आता है तो उसको ये पहले ही बाहर कर देते हैं। क्या उपराष्ट्रपति ने ये सुप्रीम कोर्ट को ये भी लिखना था कि आप इंक्वायरी मत करो, अगले सेशन में हम महाभियोग चलाने वाले। बात ऐसी होनी चाहिए ना। उन्हें कहा मामला हमारे पास है, अब इसमें राष्ट्रपति और पार्लियामेंट्री सर्व तो आप जांच बंद कर दो। कोर्ट ने कहा कि जब आप महाभियोग कर ही रहे तो हम तो यही अल्टीमेटली हम जांच करके गिल्टी देखता है उसको। सुप्रीम कोर्ट का भी एक लिमिटेशन था ना। वर्मा की इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का वर्मा में वो पैसा खाता हुआ सब पकड़ा गया, भ्रष्टाचार पकड़ा गया, सब किया, उसको बोला भाई इस्तीफा दे, बोले नहीं दूंगा। तो क्या किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने महाभियोग चलाओ करके बोला। वो भी महाभियोग पड़ा, वो भी नहीं, मैं बता रहा हूँ वो भी रिटायरमेंट तक चलेगा।
हाँ। उसके खिलाफ भी नहीं होगा महाभियोग, क्योंकि भ्रष्ट जज इनको चाहिए, मनुस्मृति को सैल्यूट करने वाले जज इनको चाहिए। संविधान के कस्टोडियन किसी को नहीं चाहिए। जहां संविधान ही नहीं चाहिए तो संविधान के कस्टोडियन क्या करोगे? अच्छा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस संविधान की बात करते हैं, यकीनन वो संविधान भी उनको ये बोलने नहीं देता जो ये बोल रहे हैं। मैं मैं एक एक दिखा देता हूँ। जब योगी आदित्यनाथ की बात की, एक जरा ले आइए फोटो स्क्रीन पर, ये ले आइए, कंट्रोल रूम ले आइए, एक फोटो ले आइए, बस दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे एफआईआर, इसमें धाराएं पढ़ेंगे तो 307 भी है, जो हत्या के प्रयास का होता है। हटा दीजिए, बस इतना ही दिखाना था। ये नहीं अब मुकदमे, उसका ये वापस मुकदमे 2 मिनट के अंदर वापस वापस खुद ही वापस ले खुद लिए, खुद खुद वापस ले वापस लिए। ले लीजिए मैंने सारे क्या मुकदमे, कहा, खुद अरे भाई वापस। साहब, ट्रंप ने इन्हीं का सोच के किया है। जब ट्रंप को सजा हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रंप तो प्रोसिक्यूटेड है, सजा हो जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इसलिए सजा नहीं दे सकते। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सारे मेरे खिलाफ। कल दाऊद इब्राहिम यदि मुख्यमंत्री बन गया तो वो पाक साफ आदमी होगा, उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं होगा। सबसे पहले वो अपने खिलाफ सारे मुकदमे रद्द कर देगा, खुद ही कैबिनेट डिसीजन ले लेगा, मेरे खिलाफ अच्छा, ये मुकदमे रद्द करो। धनखड़ साहब पे इसलिए सवाल जरूरी है क्योंकि ये ऐसे मामलों में उनके संवैधानिक दूसरे नंबर पे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ये सवाल आज तक शायद नहीं अब तक हुआ हो। मुझे लगता है कि जो अदालत को लेकर के, सुप्रीम अदालत को लेकर के जो उनका रुख बार बार है, ये कहीं कोई निजी कुंठा तो नहीं है, क्योंकि वकील रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और वकालत भी कभी चली नहीं इनकी, कभी चली नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी जज के सामने धनखड़ खड़े हुए हों और वो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं सैनिक स्कूल सातारा का प्रोडक्ट हूं। धनखड़ साहब सैनिक स्कूल फैटर्निटी से आते हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन ये मेरे लिए शर्मनाक बात है कि सैनिक ऐसे भी होते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल आपको लड़ना सिखाता है, झुकना नहीं सिखाता। सैनिक स्कूल आपको राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाता है, स्वार्थ नहीं सिखाता। और ये मेरा दावा है, सैनिक स्कूल से कोई भी निकला हो, चाहे समाज सेवा में गया, चाहे राजनीति में गया, चाहे पुलिस में गया, चाहे टैक्सेशन में गया, चाहे एजुकेशन में गया, उसने अपना रास्ता नहीं बदला। क्योंकि उम्र के 10 साल में जो आपके ऊपर लगातार जो आपको घड़ाया जाता है, जो आपको बनाया जाता है, वो जीवन में अंत तक रहता है। सैनिक स्कूल वाले कभी अन्याय नहीं सहन करेंगे। ये पता नहीं मुझे ये कैसा हमारे यहाँ अपवाद हो गई है। और इन्होंने तो शायद ही कोई ऐसी परंपरा, मतलब इन्होंने तो कुप्रथाओं का एक नया उच्चांक स्थापित किया है। हाँ। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को, जहां शंकर दयाल शर्मा जैसे लोग हुआ करते थे, जहां राधा कृष्णन बैठे बाबू, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, उस पद की गरिमा को इतना निचले स्तर पे लाए हैं कि उस पद की फिर से स्थापना करने के लिए आदमी कहां से मिलेगा, ये मुश्किल है। नहीं, क्योंकि उनको भी राष्ट्रपति बनने की आस लगी हुई है, इस और उनको समझ में नहीं आया कि मैं चरण धो के पीऊं, कि चरणों में झुक के रहूं, कि चरण को दोनों हाथ से पकड़ के बैठूं, मैं क्या क्या करूं ताकि मैं राष्ट्रपति बनूं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि कहां से मिलेगा, जो उच्चांक स्थापित किया है गैर मर्यादित आचरण का धनखड़ साहब ने, उस उच्चांक को तोड़ने वाला आदमी मोदी जी खोज के लाएंगे, आप देखिएगा। नहीं मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने बोला उस पद की मर्यादा फिर से स्थापित करने के लिए आदमी कहां से लाना, ये बड़ा सोच का विषय है। इससे ज्यादा नीचांक जाने के लिए तो वो तो छोड़ दीजिए आप।
मोदी जी खोज लाएंगे, खोज लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खोज लाएंगे। चर्चा ये विषय ऐसा है जब धनखड़ साहब और बात, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय, फिर मैं कह दूं गंभीर विषय है। नहीं नहीं, नॉर्मली गंभीर हमको विषय नहीं, ये बेसिकली मैं बता रहा हूं अभी, शेखर यादव को रिटायरमेंट तक सुरक्षा कवच दे दिया है। हाँ, सुरक्षा कवच मिला, लेकिन गंभीर इस मायने में है कि ये इंडोर्समेंट होगा। अगर शेखर यादव जैसे लोगों को बचा लिया गया तो ये नहीं 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 नहीं, इंडोर्समेंट अभी होगा, ये मैंने क्या देश कहा, बहुसंख्यकवाद से चले। इसके बाद जय श्री राम के नारे से ही अदालतें शुरू होगी, हाँ हाँ, और अदालत में सबसे पहले आके आरती होगी, फिर सांध्य आरती के बाद अदालत समाप्त होगी। ये एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, जजों ये को भगवे कपड़े पहनने पर होंगे, हाँ, रुद्राक्ष की माला पहननी होगी, और मनुस्मृति हाथ में लेकर न्याय देना होगा। बिल्कुल। ये न्यायपालिका का भविष्य है। बहुत कड़वा लगता है सुनने में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आपने कहा, यही मैं 100% यही भावना आखिर में चाह रहा था कि ये दर्शकों को समझे न समझे, हमें गाली दें, आलोचना करें, लेकिन यही शेखर यादव का बचना इस बात पे एंडोर्समेंट होगा कि ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, और बहुसंख्यकवाद और लोकतंत्र ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत है। कंप्लीट ध्रुव है। नहीं नहीं, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ ही तो लोकतंत्र होगा। बहुसंख्यकवाद के मायने ही मनुस्मृति है। एग्जैक्ट, बहुसंख्यकवाद मतलब झुंड शिकार करेगा एक अकेले का, जब झुंड अकेले का शिकार करता है तो उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। और लोकतंत्र में झुंड को भी अकेले के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ता है, ये होता है करना डेमोक्रेसी। पड़ता है। तो ये झुंडवाद, बहुसंख्यकवाद ही झुंडवाद है। झुंडवाद अगर इसको एंडोर्स किया जा रहा है, इसका मतलब अनऑफिशियली अब लोकतंत्र समाप्त। इतिश्री हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। लोकतंत्र संविधान के लिए आखिरी लड़ाई तो चलती रहेगी सवालों के साथ। तो भावों के साथ हम आएंगे। कार्यक्रम में होगा मिड डे मुद्दा विदर्शों खेड़े, इंतजार कीजिएगा। कल दोपहर का बीच में एक आध विषय होगा तो आएंगे। भाव दूर है काफी, लेकिन फिर भी एक आध कार्यक्रम कोशिश करेंगे और लाएं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।